जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। यह हमारी प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 63 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि मौर्यों के बाद और गुप्तों से पहले यानी कि मौर्योत्तर कालीन भारत में किस प्रकार का प्रशासन था। जैसे कि सुको जो कुषाण था, कुषाणों के अंदर किस प्रकार का था, सातवाहन वंश के अंदर किस प्रकार का था। कहने का मतलब है कि मौर्यों के बाद या कहें कि मौर्योत्तर कालीन भारत में जो कि प्रशासन किस प्रकार का था, तो उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारी सीरीज प्राचीन भारत की इतिहास सीरीज नंबर 63 है और मौर्योत्तर कालीन भारत पर पार्ट नंबर ये 7 है। पार्ट नंबर 6 हमने मौर्योत्तर कालीन भारत के अलग टॉपिक शासकों के बारे में देखने का प्रयास किया था। अब इसके अंदर हम मौर्योत्तर कालीन जो भारत है इसके प्रशासन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर देखें कि जो मौर्योत्तर कालीन भारत है, तो मौर्योत्तर कालीन भारत में दो प्रमुख वंश जैसे कि कुषाण राजवंश आना और सातवाहन राजवंश। कुषाण राजवंश और सातवाहन राजवंश, इन दोनों राजवंशों के अंदर हमको जो कि प्रशासन के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि मौर्यों के समय जो प्रशासन था वो बाद के समय भी चलता रहा, लेकिन इनके अंदर हम देखें तो ये जो इनके अंदर चेंजिंग होते हैं या कहें कि इनके जो शासन है प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करें तो देखिए कि कुषाण जो शासक थे, साथ ही जो जो सातवाहन शासक थे, इनके जो शासन प्रसिद्ध है या कहें कि इनके शासन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने अपने प्रशासन में बहुत कुछ चेंज किया या कहें कि सबसे अलग तरीका से इसने देखने अपने जो साम्राज्य को चलाया। तो देखिए कि कुषाणों का प्रशासन, जो कुषाण है, जो भारत के अंदर कुषाण आए थे, कहें कि चीन के शासक थे, जो कि चीन या पश्चिमी चीन या कहें कि मध्य एशिया के जो कि भारत के अंदर आए थे। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर मोटे तौर पर हम देखें तो इस क्षेत्र पर कुषाणों का शासन हुआ या कहें कि कुषाण भारत से विदेश से आकर या कहें भारत के बाहर से आकर उसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उन्होंने जहाँ पर उनको जो इन्होंने अपने जो साम्राज्य चलाने के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की। जैसे कि देखें कि कुषाण है ना, जो कुषाण है, इन कुषाणों के अंदर जो कि महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क था। अब कुषाणों के अंदर देखें तो कुषाणों ने अपना जो साम्राज्य था, अपना साम्राज्य था, है ना, या कहें कि देश था, अपने साम्राज्य को इन्होंने जो कि छोटे भागों में बांटा या कहें कि प्रांतों में बांटा। आज जैसे हम राज्य कहते हैं ना, राज्य, है ना, तो इन्होंने जो देश था या कहीं जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, या हम ये से कह सकते हैं कि इन्होंने राज्यों में बांटा। अब जो इन्होंने प्रांतों में बांटा, इन प्रांतों में बांटा तो इनको कहा गया छत्रप कहा गया, क्षत्रिपीय कहा गया। क्या कहा गया कि कुषाण साम्राज्य है, कुषाणों का साम्राज्य है। कुषाणों ने अपने साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा जिनको कहा गया क्षत्रिपीय। अब एक क्षत्रिपीय को ना आज की दृष्टि में हम प्रांत कह सकते हैं या कहें कि प्रांत कह सकते हैं या कहें कि राज्य हम कह सकते हैं। इसी के साथ जो कुषाण जो शासक थे, कुषाण शासक ने जो साम्राज्य को क्षत्रपियों में बांटा। अभी जो छत्रप था या कहें कि प्रांत थे, इन प्रांतों को विष के रूप में बांटा, प्रांतों को भी विष के रूप में बांटा। विष यानी आज के रूप में देख सकते हैं जिला। इन कुषाणों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा जिसे हमने कहा छत्रप। फिर जो ये प्रांत थे जिनको विष में बांटा जिसे हमने कहा जिला। फिर जो इसके जो सबसे छोटी निकाय देखें तो जो विष थे या कहें कि जिला थे, इन जिलाओं को भी ग्राम प्रशासन में बांटा। यानी कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य का इन्होंने बंटवारा कर दिया अलग अलग जो कि कैटेगरी के हिसाब से। साम्राज्य को छत्रप है, छत्रप के बाद विष, फिर ग्राम व्यवस्था। अब जो साम्राज्य के बाद छत्रप भी दो प्रकार की हुआ करते थे या कहें कि प्रांत भी दो प्रकार के हुआ करते थे। एक तो बड़े छत्रप यानी कि बड़े प्रांत और एक छोटे छत्रप यानी छोटे प्रांत। अब जो ये बड़े प्रांत थे, इन बड़े प्रांतों के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था महार छत्रप, है ना। और जो छोटे छत्रप थे इनके प्रमुख को कहा जाता था छत्रप।
क्षत्रप। अब जो महाक्षत्रप था इसके पास अधिक शक्तियाँ हुआ होती थी, छोटे क्षत्रप के पास कम शक्तियाँ हुआ करती थी, यानी कि जितना बड़ा साम्राज्य उतना बड़ा उसका प्रभाव देखने को मिलता था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में क्षत्रप व्यवस्था की स्थापना करने वाले कुषाण थे। भारत के अंदर क्षत्रप की व्यवस्था करने वाले, क्षत्रप प्रशासन की व्यवस्था करने वाले और कोई नहीं, वे की कुषाण थे। अब कि जो विषय या कहेंगे जो जिले हैं, इनकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलती है। हमको जो विषय या कहेंगे जिलों है ना, कुषाणों को जो विषय या कहेंगे जिले हैं, इनकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलती है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी थे, जिसका नाम हरिसेन था, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। अब इस प्रशस्ति में हमको जो कुषाणों के जो जिले हैं, कुषाणों के जो विषय, इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, या कहें कि इनका वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ जो कुषाणों के जो कि ग्राम प्रशासन था, इस ग्राम प्रशासन का लेख हमको मथुरा लेख जो कि मथुरा में पाया गया, इस मथुरा लेख में जो ग्राम प्रशासन है कुषाणों का, इनके बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती है, या कहें कि मथुरा लेख में ग्राम प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ देखें कि कुषाणों ने ना क्या किया कि अपने आप को बताया कि हमको देवताओं ने भेजा है, हम शासन नहीं कर रहे हैं, हमको तो देवताओं ने भेजा है, हम देवताओं की आज्ञा से यहाँ पर शासन कर रहे हैं। इसलिए जो कि कुषाण है, इन कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, यानी कि हमको तो देवताओं ने भेजा है आप पर शासन करने के लिए, हम देवताओं के पुत्र हैं। भले ही जो कि जब कुषाण है, इन कुषाणों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की, भले ये चीनी शासकों से धारण की, क्योंकि चीनी शासक इन कुषाणों से पहले ही ऐसी उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र, है ना, ऐसी। तो जो कुषाण शासक थे, इन कुषाण शासकों ने भी अपने आप को देवताओं से जोड़ा, या कहें कि देवपुत्र जैसी उपाधि धारण की, और जनता को कहा, अपनी प्रजा को कहा कि हमको देवताओं ने भेजा है, हम देवताओं के प्रतिनिधि हैं, हमको देवताओं के द्वारा शासन कराया जा रहा है, हम, है ना, ऐसा इन्होंने कहा। इसी के साथ जो कुषाण है, इन कुषाणों के समय काल में भारत में हमको संयुक्त शासन पद्धति देखने को मिलती है, यानी कुषाणों ने संयुक्त शासन पद्धति अपनाई। संयुक्त शासन पद्धति यानी कि राजा है, और राजा का जो पुत्र जो आने वाले समय में राजा बनने वाला है, यानी कि राजकुमार, या कहेंगे युवराज। तो इस जो संयुक्त शासन पद्धति में राजा और युवराज, राजा और बाद में बनने वाला राजा, यानी कि युवराज, राजा का पुत्र, तो राजा और युवराज दोनों मिलकर शासन करते थे, जिसको संयुक्त शासन कहा जाता था। तो ये हमको कुषाण जो कि शासन है, कुषाण साम्राज्य है, कुषाण वंश है, इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि कनिष्क जो कि प्रसिद्ध शासक हुआ कुषाणों का, कनिष्क, तो कनिष्क प्रथम और वासिक ने मिलकर शासन किया। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल है कि वासिक के बाद हुविस्क, है ना, पुत्र थे, वासिक के बाद हुविस्क, इन दोनों ने मिलकर शासन किया। तो ऐसे हमको देखने को मिलता है कुषाणों के समय कि इन्होंने संयुक्त रूप से शासन जो कि करना प्रारंभ किया। अब जितनी शक्ति राजा के पास है, तो युवराज के पास भी शक्तियां हुआ करते थे, दोनों मिलकर शासन करते थे। इन्हीं के साथ देखें कि कुषाणों ने एक भारत के अंदर दो प्रथा भी चलाई, जैसे कि देवकुल की प्रथा आरंभ कुषाणों ने की, यानी कि कुषाण इन्होंने प्रथा आरंभ की कि जब राजा मर जाएगा, राजा शासन कर रहा है लेकिन मर जाएगा, मरने के बाद में उस राजा की मूर्ति बनाई जाएगी, मूर्ति बनाकर मंदिर में रखा जाएगा और उस राजा की भी पूजा की जाएगी। तो इसको कहा गया देवकुल प्रथा। अब भले ही जो रोमन शासक थे, इन रोमन शासकों से जो कि कुषाण ने देवकुल प्रथा सीखी थी, क्योंकि जो कि रोमन शासक कुषाणों से पहले ही जो कि अपनी मूर्तियां मरने के बाद में स्थापित करवाते थे, है ना। तो ये जो देवकुल प्रथा जो कि कुषाणों ने भारत के अंदर आरंभ की, मरने के बाद में उस राजा की मूर्ति बनाकर मंदिरों में स्थापित की गई, बाद में उनकी पूजा भी की जाती थी, है ना। भले ये जो देवकुल की प्रथा भारत में लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसी के साथ एक और जो प्रथा है जो कुषाणों ने भारत के अंदर आरंभ की, जिसको कहा गया अच्छे नीवी को न्यास भी कहा जाता है। ये ऐसी प्रथा थी कि राजा बहुत लोगों को ऐसी भूमि दान देता था जिसको राजा कभी ले नहीं सकता था, यानी कि इस
अच्छवी जो प्रथा थी, अच्छे नीवी प्रथा या कहें कि न्यास प्रथा, इसके अंदर राजाओं ने भूमि का स्थायी दान देना आरंभ किया। यानी कि एक बार भूमि दान दे दी गई तो उसको राजा नहीं ले सकता था। यानी कि स्थायी भूमि दान जो कि कुषाण शासकों ने ही आरंभ किया था, या कहेंगे अच्छे नीवी। इसी के साथ देखें कि सातवान शासन, जो कि सातवान शासक जो कि बड़ा प्रसिद्ध वंश था, राजवंश था। अब जो सातवान जो कि कह सकते हैं कि आज का जो दक्षिणी पश्चिमी जो भारत है, यहाँ पर सातवान वंश हुआ करता था, जिसके अंदर आज का जो महाराष्ट्र मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब जो सातवान जो प्रशासन है, इस सातवान प्रशासन को देखें कि जो मौर्यों जो कि मौर्य थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बिंदुसार, तो इस सातवान शासकों ने जो मौर्यों का जो प्रशासन था, मौर्यों का प्रशासन था, उस मौर्यों के प्रशासन में बदलाव करके, मौर्य के प्रशासन में कुछ बदलाव करके, मौर्य के प्रशासन में कुछ बदलाव करके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्होंने मौर्यों के जो प्रशासन था इसी को अपने साम्राज्य में स्थापित किया। कहने का मतलब है कि जो सातवान जो शासन थे, सातवान जो शासक थे, इन्होंने मौर्यों के जो शासन थे उन्हीं को ही लगभग लागू कर दिया, भले ही उसमें कुछ नवीन परिवर्तन किए हो। नवीन परिवर्तनों के साथ सातवान शासकों ने मौर्य जो प्रशासन था उस मौर्य प्रशासन को अपने साम्राज्य में लागू किया। इसी के साथ देखें कि जो सातवान शासक है, इन्होंने कहा कि हम भी देवताओं के अंश है, हमको देवताओं ने भेजा है ना, हम देवताओं के बराबर हैं, है ना, ऐसा इन्होंने कहा। इसी के साथ जो कि सातवान शासक थे, सातवान शासक जो सब सात वंश जो सातवान वंश था, इस सातवान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो कि सैनिक प्रशासन था, सैनिक प्रशासन में अधिकारी भी थे, सैनिक भी थे। इस सैनिक प्रशासन की देख रेख के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक पद की नियुक्ति की जिसका नाम है महासेनापति। महासेनापति, ये महासेनापति जो कि सैनिक प्रशासन है, इस सैनिक प्रशासन की देखरेख करता था। एक ये नवीन पद था। इस नवीन पद की नियुक्ति जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की। गौतमी पुत्र जो कि सातवान वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसी के साथ जो सातवान शासक थे, इस सातवान शासकों ने स्थानीय शासन के लिए दो पद नियुक्त किए, जैसे कि एक तो महाभोज और एक महारठी। महाभोज और महारठी जो कि एक सामंत हुआ करते थे। इन सामंतों की नियुक्ति जो कि सातवान शासक थे इन्होंने की, और जो महाभोज और महाराठी थी जो कि स्थानीय प्रशासन के प्रमुख हुआ करते थे। इसी के साथ देखें कि जो सातवान शासक थे, इन सातवान शासकों के अंदर एक प्रसिद्ध शासक था जिसका नाम है हाल एक शासक था। अब इस हाल जो कि एक कवि भी हुआ करता था, इस हाल ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती नामक जो कि हाल जो कि सातवान वंश का शासक था, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गाथा सप्तशती। इसके अंदर जो गाथा सप्तशती जो पुस्तक है, इसके अंदर हमको जो कि सातवानों का जो ग्रामीण जो प्रशासन है, जो ग्रामीण प्रशासन है, इस ग्रामीण प्रशासन की हमको जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ इसके अंदर एक ग्रामिक अधिकारी का उल्लेख है। जो हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती पुस्तक है, इसके अंदर हमको ग्रामिक अधिकारी का उल्लेख देखने को मिलता है जो कि एक ग्राम प्रशासन से संबंधित था। इसी के साथ देखें कि होने को तो और भी कुछ राजवंश हुए, लेकिन उन्होंने अपना कुछ जो कि ज़्यादा कुछ अपना चेंजिंग नहीं किया या कहीं बदलाव नहीं किया, और उनके बारे में हमारे इतिहासकारों को उनके प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या कहें कि जितने हमारे इतिहासकारों को जानकारी है, हमारे इतिहासकारों को जितनी जानकारी वहाँ पर जो जानकारी है जो हमारे इतिहासकार हमको बताते हैं, उनको जितने साक्ष्य मिले उनके आधार पर जो कि मौर्योत्तरकालीन जो प्रशासन है, प्रशासन की जानकारी हमारे इतिहासकार हमको देते हैं, तो हमारे इतिहासकारों को इतनी जानकारी मिल पाई है। या कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो कि मुगल साम्राज्य जो प्रशासन है, जितनी हमको जानकारी मुगल प्रशासन के बारे में देखने को मिलती है, उतनी जानकारी हमको मौर्योत्तरकालीन प्रशासन की देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि जितनी जानकारी हम हमारे इतिहासकारों हमको दी है मौर्योत्तरकालीन जो प्रशासन है
उसके बारे में हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। शायद आप कहीं और भी देखे हुए तो इससे ज़्यादा आपको जानकारी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ जो हमारा अगला जो सीरीज नंबर होगी 64, इसके अंदर हम देखेंगे कि मौर्योत्तरकालीन जो धर्म था, उस धर्म के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, है ना। जो हमने देखा इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।